Good morning, students. Welcome to your science class. Let's start with chapter number 15, some natural phenomena. Do you know what are the natural phenomena? These are the phenomena which occur naturally. ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल ही नहीं होता, जस्ट नेचुरली जो फिनोमेना अकर हो रहे हैं, प्रोसेस अकर हो रहे हैं लाइफ में हमारे अर्थ पे, उन्हें बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना. ठीक है. Some natural phenomena are flood, droughts, lightning, earthquake, cyclone, hurricanes or volcanoes, etc. और different type के natural phenomena हैं, different process हैं जो कि naturally occur हो रहे हैं हमारे जो अर्थ है हमारी लाइफ में naturally exist करते हैं हमारे environment में, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता. ठीक है. अब उनमें से कुछ हम अपने previous classes में पढ़ भी चुके हैं. यहाँ now in your 8th class we will study about lightning and earthquake. Okay, so let's start with lightning. Do you know what is lightning? Lightning और thunderstorm सबने देखा है. ठीक है. अभी कुछ टाइम पहले तक ज़्यादा बारिश वगैरह भी हो रही थी, lightning भी थी, thunderstorm है ना. तो वो सब होते क्या है, किस वजह से lightning हो रही है, रीजन क्या है ना, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है आपका lightning. स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, जो हमारे पुराने लोग हैं क्या सोचते थे कि लाइटनिंग कब होती है, जब भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं तब लाइटनिंग होती है. ठीक है. भगवान अपना गुस्सा दिखाने के लिए लाइटनिंग वगैरह करते हैं. ठीक है. बट दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग थिंग. दिस इज कंप्लीटली अ मिसकंसेप्शन व्हिच इज क्लियर्ड बाय अ साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है. एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज को क्लियर किया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक स्पार्क है और जो लाइटनिंग है वो दोनों सेम थिंग्स हैं, दोनों सेम ही चीजें हैं. बट लाइटनिंग इज अ इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है. बहुत बड़े स्केल में इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो बड़ी चीजें हमारी इसमें बढ़ जाती है लाइटनिंग. ठीक है. इट इज कंप्लीटली अ नेचुरल फिनोमेना, इसमें हमारा ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल ही नहीं होता. ओके. अब इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या होता है, डू यू नो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते क्यों? ठीक है. अब सिंपल सी बात आप देखिए, आप जैसे विंटर सीजन चल रहा है, आपके जो कंप्लीट वुलन ब्लैंकेट्स होते हैं, अगर आप उसको जोर से झटकोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें से एक आवाज आती है. ठीक है. वो आवाज क्यों आ रही है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क. उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जिसकी वजह से वो आवाज आ रही है. ठीक है. या फिर सिंपल आप जब अपने वुलन क्लोथ्स या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स भी सीजन में डालते हो तो आपकी बॉडी के साथ ना वो थोड़ा सा अटैच जाते हैं. जब उनको आप हटाते हो तो आपकी बॉडी से भी एक आवाज आती है. ठीक है. वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक स्पार्क. क्यों हो रहा है इलेक्ट्रिक स्पार्क? जब दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, वहां पे चार्जेस मूव करते हैं, तो चार्जेस मूव होने की वजह से एक स्पार्क जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है. ठीक है. वही अगर लार्ज स्केल पे हो रहा है इलेक्ट्रिक, अगर आप इसे देखोगे, आपने कोई भी चार्जिंग प्लग वगैरह लगाया, अगर थोड़ा सा भी लूज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है ना. क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है. ठीक है. दो चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है. ठीक है. सेम विद योर ब्लैंकेट, सेम विद योर क्लोथ्स. अगर आपके क्लोथ्स आपकी बॉडी के साथ अटैच हो रहे हैं, थोड़े से चिपक गए हैं, स्टिक हो रहे हैं, उनको आप हटाओगे तो वहां से आवाज आती है ना. आप एक गेम भी करते हैं, किसी कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्केल लिया, उसको अपने ड्राई हेयर्स में रब करते हैं. रब करने के बाद अगर आप उनको पेपर पीसेस के पास लेकर जाओगे तो वो पेपर पीसेस उस स्केल की साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं. ठीक है. तो ये भी क्या है, एक तरह से चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. मींस चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या वन थिंग टू अनदर थिंग. ठीक है. तो इन चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ही लाइटनिंग होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. ठीक है. अब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, स्केल की बात की कि स्केल की साइड पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं. सेम यहाँ पे आप एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हो, स्केल वाली एक्टिविटी कर सकते हो. सेम जब कॉम, अगर आप कॉम को अपने ड्राई हेयर में रब करोगे तो उसको आप पेपर के पास लेकर जाओगे तो वो पेपर को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. प्लस अगर आप स्केल को या कॉम को किसी क्लोथ के साथ रब करोगे, देन उसको आप पेपर के पास लेकर जाओगे तो भी वो पेपर अट्रैक्ट होगा. ठीक है. यहाँ पे भी एक्टिविटी दी है बैलून के साथ. इसमें क्या किया है, ये दो बैलून्स हैं. ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, हमने दोनों बैलून को एक सेम क्लोथ से रब किया. ठीक है. सेम क्लोथ से. अब जब हमने सेम क्लोथ से रब किया, दोनों सेम ये चार्ज होगा, तो थोड़े टाइम बाद अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है. आप देख सकते हो ये एक्टिविटी भी, बैलून को आप रब करो, दो बैलून लीजिए, सेम क्लोथ के साथ रब कीजिए, उन दोनों बैलून को अगर आप एक साथ लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, बैलून ही है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों को आपने सेम ही मटेरियल पे रब किया है. रब करने से क्या हुआ, वहां पे चार्ज जनरेट हुआ. ठीक है. अब वो जो चार्ज जनरेट हुआ वो भी सेम ही चार्ज हुआ, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है और
ठीक है। अगर आपने एक बैलून रख किया और इसको आप पेपर के कांटेक्ट में लेकर आ गए तो पेपर इसकी साइड अट्रैक्ट होगा। क्यों? सपोज बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो पेपर है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप बैलून सेम बैलून को अगर पेपर के पास लेकर आओगे तो पेपर उसको पेपर को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों? वो बैलून को तो रिपेल कर रहा है लेकिन पेपर को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा क्या रीजन है? जरूर कुछ ना कुछ चार्जेस का ही प्रॉब्लम है ना, कि या तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस जनरेट हो रहे हैं जो कि कुछ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है। सेम थिंग क्या होगी, अगर आपने सेम बैलून दोबारा से सेम क्लोथ के ऊपर रख दिया, फिर आप उसको पेपर पीसेस के पास लेकर आओगे तो जो पेपर पीस है वो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, जो बैलून है वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बैलून के ऊपर सपोज नेगेटिव चार्ज है और अगर जो पेपर पीसेस हैं उन पीसेस के ऊपर हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिफरेंट चार्जेस होंगे, वो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो यही सेम चीज होती है हमारी लाइट में कि जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो चार्जेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से एक स्पार्क जनरेट होता है, वही हमें लाइटनिंग की फॉर्म में विजिबल होता है। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं, सिंपल सी बात है, लाइटनिंग कुछ नहीं है, जस्ट एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है जो कि लार्ज स्केल पे हो रहा है। ठीक है, और नेचुरली हो रहा है। क्लियर है ये चीजें? इलेक्ट्रिक स्पार्क जो नेचुरली अगर हो रहा है और लार्ज स्केल पे हो रहा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है जनरेट कैसे होता है? इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है बाय द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब चार्जेस जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। जैसे हमने ब्लैंकेट का एग्जांपल लिया था, ब्लैंकेट जब तक रखा हुआ है वहां से कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन जस्ट आपने ब्लैंकेट लिया उसको जोर से धक्का तो क्या होगा, उसमें से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो रखा हुआ था उस टाइम पे तो स्टैटिक चार्ज की कोई भी मूवमेंट नहीं था, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपने रखा तो वहां पे चार्जेस मूव करना स्टार्ट किए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की साइड मूव कर, राइट? तो वो जो मूवमेंट की वजह से वहां पे चार्ज जनरेट हो रहा है, वहीं से हमारी आवाज भी आती है, प्लस लाइटनिंग भी शो होती है। अगर आप उसको बिल्कुल डार्क रूम में करके वहां पे आपको लाइटनिंग भी शो हल्की हल्की लाइट भी आएगी, स्पार्क भी आएगा। ठीक है, ये चीज होती है। और हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क की बात की, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या होता है? आपने थ्री टिन क्लॉक सुनी होगी, इस तरह के क्लॉक होते हैं ना, तो उसमें एक होती है लाइट वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ है ना। मेन जो वायर होती है वो होती है भाई लाइट और न्यूट्रल। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, टच हो जाती है यहाँ पे वायर्स, तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, इसकी वजह से स्पार्क जनरेट होगा, लाइट वगैरह जो शो विजिबल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी होता है, वो इसलिए विजिबल होता है जब लाइट और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रोल है? अर्थ वायर का होता है ना कि ये अर्थ वाली वायर है, इसका क्या रोल होता है कि कोई भी डैमेज ना हो, हमें कोई भी नुकसान ना हो, हमें कोई हार्म ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थिंग मॉलिक्यूल्स को नीचे अर्थ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, वो सारा एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे अर्थ वाले पॉइंट पे आएगा और यहाँ से अर्थ की साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो अर्थ में अक्यूमुलेट होता है। ठीक है, जिससे कि हमें जो हार्म है, हमें जो डेंजर है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर? अर्थिंग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टुवर्ड्स अर्थ, इसको बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग होता है। ठीक है, अब देखा भी होगा आपने कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनमें एक ऊपर की साइड पूरी बिल्डिंग वगैरह बनती है, उसमें ऊपर की साइड एक मेटालिक पोल लगा दिया जाता है, मेटल का पोल। ठीक है, तो जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो लाइटनिंग डायरेक्टली इस बिल्डिंग के इस पोल पे आएगी, पहले मेटल की साइड अट्रैक्ट होगी, है ना। मेटल की साइड से इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब इस पोल पे आते ही ये पोल हमारे नीचे अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है और वो अर्थ में नीचे कॉपर प्लेट होती है जिसके थ्रू वो चार्ज अर्थ के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग की वजह से होने वाला जो नुकसान था, जो खतरा था बिल्डिंग के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी लाइटनिंग किस पे है? इस इलेक्ट्रिक पोल पे और इस इलेक्ट्रिक पोल में, सॉरी इस मेटालिक पोल में, और ये जो मेटालिक पोल है इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो लाइटनिंग है इसमें जो चार्जेस है उन चार्जेस को अर्थ की साइड ट्रांसफर कर देता है और वो अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर से खतरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अब बिल्डिंग्स बनती हैं उनके ऊपर टेरेस पर मेटल पोल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं अर्थ के साथ, जिनके थ्रू जो लाइटनिंग का थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग वगैरह होती है तो लाइट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अर्थ की साइड ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इलेक्ट्रिक स्पार्क कैसे जनरेट हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ
चार्जेस। ठीक है, अब लाइटनिंग पे आते हैं। क्या ये चार्जेस हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्लाउड से और हमारी अर्थ से। ठीक है, अब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग वगैरह जो फाइनल रेनफॉल के साथ कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस, है ना। इसमें क्या होता है, जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वगैरह हो रही है, जब रेनफॉल होता है, तो जो वाटर वाटर ड्रॉप्स नीचे आते हैं टुवर्ड्स द अर्थ मूव करती है, तो जो अर्थ से जो एयर वगैरह है वो ऊपर की साइड मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो टाइप के चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। हमारे अर्थ सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और जो क्लाउड है वहां पे टू लेयर्स बन जाती है। अपर वाली जो लेयर होती है क्लाउड की, वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो लोअर लेयर है, जो अर्थ के पास वाली लेयर है, वहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रेनफॉल नीचे हो रहा है, एयर ऊपर की साइड मूव कर रही है, इसमें से चार्ज जब बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है, चार्ज बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या तो कई बार क्या होता है, लाइटिंग हमें बादल में दिखाई देती है कि जो क्लाउड है वहीं पे लाइटिंग होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चार्जेस जो अपर वाले क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज है, या फिर लोअर क्लाउड के नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क से लाइटिंग जो है उससे क्लाउड में ही विजिबल होगी। लेकिन कई बार क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रिक स्ट्रिप्स है, जो लाइटिंग स्ट्रिप्स है, वो हमारी अर्थ तक आती लगता है ना, से बोलते हैं ना बिजली गिर रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब लोअर क्लाउड का नेगेटिव चार्ज और सरफेस के पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे की साइड मूव करते हैं, तो ये लाइटिंग हमें शो होती है। स्ट्रिप्स जो मतलब स्ट्रिप्स होती है, लाइट स्ट्रिप्स की में हमें विजिबल होती है। ठीक है, लाइट स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमें विजिबल होती है। ठीक है, क्लियर है। सिंपल मूवमेंट ऑफ चार्ज ही है, जिसमें क्लाउड की दो लेयर है, अपर क्लाउड लेयर में हमारी पॉजिटिव चार्ज है, लोअर क्लाउड लेयर में हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ लाइटिंग शो होगी। इसके अलावा हमारे अर्थ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लाउड में हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी तो मूवमेंट होगी इन इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इस मूवमेंट की वजह से हमें लाइट स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट रिफ्रेश करके आप समझिए। एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ठीक है, जो आपके सिंपल घर में भी कई बार इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाता है जब आप चार्जिंग वगैरह के लिए लगाते हैं, कोई वायर लगा रहे हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ वही इलेक्ट्रिक स्पार्क नेचर में भी होता है। ठीक है, जो कि एक लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, उस लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक स्पार्क को हम लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक स्पार्क क्यों है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये सिंपल मूवमेंट ऑफ चार्ज ही है। क्लियर है लाइटनिंग? अब एक इंस्ट्रूमेंट आता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज अ डिवाइस जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम घर में भी सिंपल बना सकते हैं। आप सिंपल एक जार लीजिए, जैम वगैरह के जो जार आते हैं, या कोई भी ग्लास का ट्रांसपेरेंट जार ले लीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जार लीजिए, उस जार को ऊपर से आप एक कवर कर दीजिए किसी कार्डबोर्ड से या फिर सीमेंट से, सॉरी कार्डबोर्ड वगैरह से। कवर करने के बाद उसमें सेंटर में होल कीजिए और उस होल के थ्रू जो पेपर क्लिप वगैरह आती है ना, उनको सीधा करके वो अंदर की साइड में डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल की दो स्ट्रिप्स कट कीजिए पतली पतली सी, और वो यहाँ पे हैंग कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा मेटल का हो गया। जो आपकी पेपर क्लिप है उसको आपने सीधा करके लगाया, ये भी मेटल की है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ये मेटल का हो गया। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट इससे टच करेंगे, सिंपल आपने चॉक ली या फिर आपने स्केल ली, पेंसिल ली, उसको इससे टच करके देखिए। अगर वो चार्ज होगी तो यहाँ पे मूवमेंट शो करेगी। जो एल्यूमिनियम की दो स्ट्रिप्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर मूव कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर वो चार्ज नहीं होगा तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब रीजन क्या आता है कि सपोज हमने कोई भी सपोज हमने रिफिल वगैरह ली या फिर कोई भी आयरन स्केल या कुछ भी लिया, तो उसको हमने जस्ट रब किया और उसको हमने ऊपर पिन के ऊपर वाले सरफेस के साथ टच कर दिया। ठीक है, तो वो चार्ज है, हमें पता है कि रब करने से चार्ज होता है, रब करने से चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, तो रब करने से चार्ज जनरेट हुआ, उसको हमने यहाँ टच किया, तो ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप एक दूसरे से मूव करना स्टार्ट कर दिया। दूर क्यों मूव कर रही है? क्योंकि चार्ज क्या है, एक सेम चीज से जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर सपोज जार है, यहाँ से मैंने टच किया, एक ही आयरन ऑब्जेक्ट है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने टच किया, तो एक ही ऑब्जेक्ट से चार्ज मूव कर रहा है ना, तो सेम ही चार्ज होगा। तो सेम चार्ज जब दोनों स्ट्रिप्स पे जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम चार्ज को एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिप्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि चार्ज।
अगर चार्ज नहीं होगा तो स्टेप्स एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई मूवमेंट शो नहीं होगा। क्लियर है? इसमें हम जो साइंटिफिकली जो इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह बनाए जाते हैं उसमें हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो गोल्ड या एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड और एल्यूमिनियम गोल्ड और सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के, बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, अब जो लीड्स है या जो छोटे स्ट्रिप्स है बहुत हल्की स्ट्रिप्स यहाँ पे यूज की जाती है जिससे वो इजीली मूव कर सके। कोई ऑब्जेक्ट अगर हल्का भी चार्ज है तो भी ये स्ट्रिप्स मूव करेगी। ठीक है, इतनी लाइट वेटेड स्ट्रिप्स भी बनाई जाती है। ठीक है, so this is all about lightning. Clear है? I hope this topic is clear to you. Now come to the exercise. Okay, so yes, this is your exercise. First we will discuss about some keywords. First keyword is electroscope. हमने जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट में इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा है। ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं कि वो चार्ज है या नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो जो हमारे मेटल स्ट्रिप्स है, जो हमने फॉयल स्ट्रिप्स यूज की थी अपनी लैबोरेटरी इलेक्ट्रोस्कोप में, वो फॉयल स्ट्रिप्स एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट कर देती है इस तरह से, है ना। अगर चार्ज नहीं है तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। ओके, नाउ सेकंड कीवर्ड इज thunderstorm. What is thunderstorm? It is the storm with thunder and lightning and also heavy rain. ठीक है, thunderstorm है सिंपल storm ही है बट with thunder, lightning and heavy rain, ये तीनों चीजें जब साथ में होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? thunderstorm. Okay, it is a natural disaster, natural phenomena. Now tsunami. Tsunami क्या है? ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। And unusually large sea waves produced by a sea quake. ठीक है, जैसे अर्थक्वेक होता है जिसमें क्या होता है? हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है, ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि सी क्वेक की वजह से जो लार्ज वेव बन जाती है पानी में, सी में, उसी को हम बोलते हैं सुनामी। दिस अनयूजुअली लार्ज सी वेव प्रोड्यूस्ड बाय सी क्वेक। ठीक है, नाउ डिस्चार्ज क्या होगा? जब कोई भी चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो रिमूव होने लगता है। ठीक है, आपने जैसे अपने स्किन वगैरह को अपने हेयर में रब करने के लिए बोलते हैं कि अगर हम अपने ड्राई हेयर में स्किन को रब करते हैं या कॉम्ब को रब करते हैं तो वो पेपर पीसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर हमने स्किन को रब करने के बाद अपने दूसरे हैंड से उसको टच कर दिया, उसके बाद हम उसको पेपर स्ट्रिप के पास लेकर जाएंगे, पेपर पीसेस के पास लेकर जाएंगे तो पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्किन का चार्ज है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमारे टच करने की वजह से वो चार्ज हम अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं, अर्थ वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या करेगा? जब चार्ज किसी भी चीज का चार्ज रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, टू रिलीव ऑफ अ चार्ज इज नोन एज डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे बोलते हैं बैटरी चार्ज होगी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं वो चार्ज होगी, लेकिन हम उसको बैटरी को यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, कि उसका चार्ज खत्म हो गया, उसे दोबारा से चार्ज करना है। तो रिलीव ऑफ चार्ज इज नोन एज डिस्चार्ज। So these are your keywords. Now come to the question answer. First question is, sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater. है ना, ये भी एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में दिया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि हम स्वेटर वगैरह को रिमूव करते हैं तो वहां से हमें स्पार्क की आवाज सुनाई देती है, एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है वहां पे। ठीक है, तो वो क्रैकिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है वो बताना है आपको। When sweater is taken off, the whole sweater gets charged. ठीक है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से होता है जो ये स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, जब हम स्वेटर को रिमूव करते हैं तो स्वेटर में हमारा चार्ज हो जाता है। क्यों? हमारी बॉडी से रब होने के बाद वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, जब रब हुआ तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट हुआ जिसकी वजह से हमारा स्वेटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, when sweater is taken off, the whole sweater gets charged because of the friction. ठीक है, because of the friction between the sweater and the body. ठीक है, hence one can hear a crackling sound. अब ये चार्ज हो गया स्वेटर को, जब चार्ज मूव करेंगे तो हमें क्रैकलिंग साउंड आवाज, क्रैकलिंग साउंड जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट। अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो वो अपना चार्ज क्यों लॉस, उसका चार्ज क्यों खत्म हो जाता है, वो डिस्चार्ज क्यों हो जाती है बेसिकली। ठीक है, ये अभी मैंने आपको डिस्चार्ज में बताया।
क्योंकि अगर सपोज ये चार्ज है, हमने इसको रब किया तो ये चार्ज हो गया। लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाने से पहले इसको हम दूसरे हैंड से हमने टच कर, तो क्या होगा, ये चार्ज बॉडी का जो चार्ज था वो हमारे हैंड के थ्रू हमारी बॉडी में आएगा और हम उसको अर्थ में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम अर्थ के डायरेक्ट कंटेक्ट में हैं। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है। When we touch a charged object, our body conducts its charge to the earth. हमारी बॉडी के थ्रू वो चार्ज अर्थ में कंडक्ट हो जाता है, अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। Hence a charged body loses its charge. इसी वजह से चार्ज बॉडी का चार्ज खत्म होने लगता है। ठीक है, आप सिंपल ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो घर पे कि आपने एक कॉर्न लीजिए, अपने ड्राई हेयर्स में रब कीजिए। ठीक है, उसको डायरेक्टली पेपर पीसेस के पास लेकर जाइए, तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। दोबारा आप क्या कीजिए, सेम कॉर्न लीजिए, अपने हेयर्स में रब कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको दूसरे हैंड से एक बार टच कर दीजिए, फिर पेपर पीसेस के पास लेकर जाएंगे, आप वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस कॉर्न का चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, क्योंकि हम उस चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, उसके लिए कोई भी 3 स्टेप्स बता दें, 3 प्रोसेस बता दें। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप घर के अंदर भी हो सकते हो जब लाइटनिंग हो रही है, घर के बाहर भी हो सकते हो। अगर आप घर के पहले तो अगर लाइटनिंग हो रही है तो आपको एडवाइस ही दी जाती है कि आप घर से बाहर जाओ। ठीक है, क्योंकि जो मोटर बाइक्स, कार्स वगैरह होती हैं, ये बहुत ज्यादा लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, इनके ऊपर लाइटनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि लाइटनिंग इनके ऊपर हो सकती है, क्योंकि चार्ज होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको अम्ब्रेला बाहर लेकर जाने की एडवाइस नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में क्या होता है, जो स्टिक होती है वो मेटल की स्टिक है। ठीक है, और अम्ब्रेला के ऊपर जो स्टिक है मेटल स्टिक, उसको लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी अपनी साइड, और वो लाइटनिंग उस मेटल स्टिक के थ्रू आपके हैंड्स तक आएगी, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ऐसा लगेगा ही आपको इलेक्ट्रिक शॉक, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है अगर आपके पास अम्ब्रेला है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि जो रनिंग वाटर है उसमें हमें बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप घर के अंदर हैं तो कुछ हद तक सिक्योर है, लेकिन हमें वहां पे भी सेफ्टी मेजर लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, जो रनिंग वाटर है उसमें हमें बात नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वाटर के थ्रू करंट कैरी होगा और वहां पर भी आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, उसके अलावा स्टे इन कंप्लीटली क्लोज्ड प्लेस। क्लोज्ड प्लेस होगा तो वहां पे लाइटिंग के लिए कोई चांस ही नहीं बचेगा, है ना। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर, टेलीफोन केबल, टेलीफोन होता है ना केबल वाले, उनको टच नहीं करना चाहिए, केबल को, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है, चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वहां पे लाइटिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बाहर हैं तो टॉल ट्रीज वगैरह जो होते हैं, टॉल बिल्डिंग वगैरह होते हैं, उनसे दूर भागना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी टॉल चीजें होंगी वो लाइटिंग को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, पहले लाइटिंग ऊपर है। ठीक है, अगर आप टॉल ट्री के पास खड़े हो और वहां टॉल ट्री के पास लाइट अट्रैक्ट होगी तो हो सकता है वो आपको भी हार्म करे, है ना। तो इसलिए हमें टॉल ट्रीज या टॉल बिल्डिंग्स वगैरह के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे एनी ट्री। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. ठीक है, सिंपल सी बात, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आप दो चार्ज बैलून को एक दूसरे के पास लेकर जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, सपोज ये बैलून भी चार्ज है और ये बैलून भी चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्ज में तो क्या होगा, ये बैलून एक दूसरे से दूर है। ठीक है, अगर एक बैलून चार्ज और एक बैलून चार्ज नहीं है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने पढ़ा था, जब ये एक्टिविटी हमने पढ़ रहे थे कि जब सेम चार्ज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज दोनों बैलून पे माइनस माइनस चार्ज है तो दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब एक को तो आपने रब करके चार्ज कर लिया, दूसरा अनचार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना। सिंपल सी बात यहाँ पे लिखेंगे, सिंस लाइक चार्जेस रिपेल, एक से हम चार्ज हो गए, अब दोनों बैलून सेम मटेरियल के बने हुए हैं, अगर हम रब करेंगे तो दोनों सेम चार्ज के साथ चार्ज होंगे। सपोज दोनों नेगेटिवली ही चार्ज होंगे। ठीक है, अब दोनों सेम चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू चार्ज बैलून रिपेल ईच अदर।
क्योंकि दोनों अगर दो चार्ज सेम होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए दोनों चार्ज बैलून में एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, क्योंकि वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो सेम चार्ज से ही वो चार्ज या तो पॉजिटिवली चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। बट अनलाइक चार्जेस, अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनचार्ज्ड बैलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बैलून। इसी वजह से जो अनचार्ज्ड बैलून है वो चार्ज बैलून के थ्रू अट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है, अगर सेम चार्ज है तो चीजें एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, और अगर डिफरेंट चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बोलते हैं ना ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे, वही कंसेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा। सेम चार्जेस बैलून अगर चार्ज है दोनों तो सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एक को हमने चार्ज कर दिया, दूसरे को चार्ज नहीं किया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताई है, ठीक है। So yes, this is your exercise. I hope this exercise is clear to you.